आप मुझे ये बताएं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप बताएं जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी तो यूपीएससी पास करना ही है, चलिए सफलता, ये भी एक मूल्य है, सफलता एक मूल्य है, ठीक है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्लियर करना, तो यही हो गया। अच्छा क्लियर नहीं है, अच्छा 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 क्लियर नहीं है, तो क्लैरिटी ही उद्देश्य मान लें। क्या करना? शादी करना। तो इनके जीवन का उद्देश्य विवाह करना, तो फिर अब यहां क्यों है? अच्छा नौकरी होगी तो शादी होगी, किसी ने कंडीशन लगा दी है कि नौकरी लेके आओ तब शादी होगी। अच्छा पापा ने? किसके पापा ने? अपने अपने पापा ने? अच्छा अच्छा अपने ही पापा ने कंडीशन लगाई है कि पहले नौकरी होगी तब शादी करेंगे। मुझे लगा किसी और का पापा ने लगाई है, जिसके पास आप गए थे भिक्षुक मुद्रा में गए थे कि हाथ दे दो, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, और उसने कहा कि पहले आईएएस बनो बेटा फिर हाथ देंगे तुम्हें, ठीक है। चलो और बताएं क्या उद्देश्य है जीवन का? रुके रुके, हाँ रिस्पेक्ट, तो सम्मान हासिल करना, ठीक है। एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, हाथ खड़ा करके उठ के बोलिए। हाँ महत्वपूर्ण लगना, दिखना, मतलब ताकत, सत्ता, शोहरत, प्रसिद्धि, यही सब ना, पावर, ताकत। चलिए उठ के बोलो, एक एक करके बोलिए ना, नहीं सुन पाया मैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा एक काम करें, आप सब लोग शांत हो, सिर्फ ये बोलेंगे जोर से। ओहो परमानंद तो मुखर्जी नगर के आगे है ही थोड़ा। अभी तो आनंद कर लेते हैं। और कोई? हाँ बोलो भाई। ज्ञान प्राप्त करना, बाप रे बाप, जबरदस्त जबरदस्त चल रहा है ज्ञान। दूसरों की मदद देने, परोपकार का मूल्य। हाँ आनंदपूर्ण जीवन हो तो क्या परमानंद, और कितना आनंद हो गया परोपकार। अरे बाप रे बाप, इधर कुछ मोक्ष कामी लोग भी पाए गए, बहुत बढ़िया मोक्ष। अच्छा चलिए बहुत शानदार, जबरदस्त। एक और लिख लिया जाए, बताओ एक एक करके। हाँ कौन था? सच्चे बने रहना। चलो कोई बात नहीं, अब इसी पे खेल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। जो ताकत प्राप्त करना चाहता है, दरअसल उसे ताकत मिलने से क्या होगा? मेरा प्रश्न थोड़ा अबूझ लग रहा होगा आपको। जिसको सम्मान चाहिए, जिसको विवाह करना है, जिसको सफलता चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको परोपकार चाहिए, अंततः इन सब से मिलनी एक ही चीज है, वो है आनंद या सुख। बाकी सब कहने की बातें हैं। और आनंद का ही आध्यात्मिक शब्द है मोक्ष। मोक्ष क्या है? परमानंद है, सतचित आनंद अवस्था का नाम मोक्ष है। मोक्ष भी तो आनंद ही है। अबे नाम थोड़ा भारी भरकम बोल दिया है तो वही कुल मिला के। इसका मतलब जीवन में कोई भी उद्देश्य रखेंगे, अंततः वो उस अंतिम उद्देश्य के रास्ते का साधन मात्र है। मुझे आईएएस बनना है, क्यों? आईएएस बन के सफलता मिलेगी तो क्या होगा? इससे मुझे ताकत मिलेगी, तो क्या होगा? प्रसिद्धि मिलेगी, तो लोग सलाम ठोकेंगे, तो मजा आएगा। अरे आएगा तो मजा ही, अंत में कुछ भी कर लो अंत में आएगा मजा ही। और वही उसी मजा, मतलब दार्शनिक शब्द नहीं है, उसके दार्शनिक शब्द आनंद है। संतुष्टि कह लीजिए, सुख कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, शब्दों का थोड़ा बहुत डिग्री का अंतर है। अंततः सुख या आनंद, यही मामला है। तो एक कंसेप्ट जो हम आगे चल के दर्शन में पढ़ेंगे, सुखवादी दर्शन पढ़ना है आपको, बेंथम, मिल, इन सबको पढ़ना है, हॉब्स को भी पढ़ेंगे, लॉक को पढ़ेंगे, सब घुमा फिरा के सुखवाद के समर्थक हैं। और इनका मानना है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल एक है, सुख। हाँ उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, उस पर डिबेट्स खूब सारी हैं, वो डिबेट समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप एक बात समझें कि हम जीवन में जो चाहते हैं, दरअसल अंत में वो सब आनंद में शिफ्ट हो जाता है। अब इन सबको आप मूल्य मान लें, एक तरीका तो ये है। एक दूसरा एग्जांपल कुछ और मूल्य ले लेते हैं। जैसे एक मूल्य है शांति, विश्व शांति जैसे मान लीजिए, ठीक है। एक मूल्य है पंक्चुअलिटी, एक मूल्य है ईमानदारी।
देखिए, व्यक्ति को इंटेग्रिटी वाला होने के लिए क्या करना पड़ता है, समझ रहे हैं? यह संभव नहीं है कि जीवन की हर स्थिति में आप नैतिक रूप से ठीक ही होंगे। कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप नैतिक रूप से एकदम मतलब बेबाक हो नहीं सकते। जैसे कल वाली सिचुएशन, उधर माँ उधर प्रेमिका, या इधर बाप उधर प्रेमी, मिट्टी का तेल डाले खड़े हुए हैं, माचिस हाथ में जला के ऐसे खड़े हुए हैं। और ऐसे में चुनना एक को ही है, गोल मटोल बात करनी नहीं है। अब ऐसे में यह संभव नहीं है कि आप ऐसा रास्ता निकालें कि जो एकदम ठीक रास्ता है। कुछ ना कुछ नुकसान तो होके रहेगा। और जब जब जीवन में ऐसा मामला फंसे, तब तब सही निर्णय कैसे होगा? भाई साहब जो पूछे सही निर्णय कैसे करना है, यहां गौर करो इस बार। सही निर्णय कैसे होगा, वो इस हिरार्की से होता है। आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि अगर दो मूल्यों में टकराहट हो गई तो इनमें से कौन सा ऊंचे स्तर का है, कौन सा नीचे स्तर का है। और किसी भी ऐसे क्लैश में ऊपर के स्तर के मूल्य को चुनेंगे, नीचे के स्तर के मूल्य को छोड़ देंगे। जब तक क्लैश नहीं है दोनों को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर कभी टकराहट हो ही जाए तो उस टकराहट की अवस्था में आप कौन से मूल्य के लिए कौन से मूल्य को लात मार सकते हैं, वहां प्रश्न यही होगा। मसलन एक मूल्य है पंक्चुअलिटी और एक है ईमानदारी। दोनों अच्छे हैं, मैं टाइम पर पहुंचता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। एक दिन ऐसा संकट हो गया कि या तो मैं ईमानदार रह पाऊंगा या पंक्चुअल रह पाऊंगा, और उस दिन मुझे तय करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा मूल्य ज्यादा प्राथमिक है। तो मेरे ख्याल से आप सब मानेंगे कि ईमानदारी का मूल्य समयबद्धता के मूल्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम कहेंगे ईमानदारी नंबर 1 पर है, पंक्चुअलिटी नंबर 2 पर है, अगर इनमें से देखना हो तो। फिर अगर किस दिन संकट हो जाए कि एक तरफ आपकी ईमानदारी है और एक तरफ विश्व शांति या देश की शांति या सुरक्षा है, मुझे विश्व की शांति या देश की शांति या समाज की शांति को बनाए रखने के लिए बेईमान होना पड़ेगा। और यदि मैं ईमानदार रहा तो समाज की शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो सामाजिक शांति और व्यक्तिगत ईमानदारी, अगर इनमें टकराहट हो ही जाए तो कौन सा मूल्य बड़ा है? समाज की शांति है। तो ये मूल्य हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। और इसका मतलब मूल्य न केवल बहुत सारे हैं बल्कि मूल्यों के बीच में एक अधिक्रम चलता है। ये अधिक्रम सबके लिए समान नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है सबके दिमाग में, लेकिन मूल्यों में एक हिरार्की बनी रहती है। उसी हिरार्की के बेस पर हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में फैसले करते हैं कि यहां हमें क्या चुनना चाहिए। समझ में आ गया? लास्ट अटेम्प्ट है आईएएस का। मेंस इतना खतरनाक हुआ है कि नोबेल पुरस्कार साथ में मिलने की उम्मीद है आपको, रिजल्ट के अलावा एक्स्ट्रा में। इतना अच्छा लिख के आए हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तैयारी ऐसी है कि इंटरव्यू दे के नहीं लेके आने वाले हैं आप, इतनी शानदार तैयारी है। और जाते हुए अचानक घर के किसी मेंबर को उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अगर उसे तुरंत लेके नहीं गए हॉस्पिटल तो बचेगा नहीं। और घर में उस समय आप अकेले व्यक्ति हैं जो लेके जा सकते हैं। यूपीएससी किसी भी स्थिति में आपको फिर से इंटरव्यू का मौका देगी नहीं। और यदि आप इस समय चले गए तो आईएएस टॉपर हो जाएंगे, लेकिन परिवार के उस सदस्य के अभाव में होंगे। नहीं गए तो वो बच जाएगा और जीवन भर ये दंश बना रहेगा कि आप आईएएस नहीं बन पाए थे। फैसले तो इसी स्थिति में होते हैं ना। ये थोड़ा ना कि पानी पियो कि चाय पियो, ये वो फैसला है। फैसला तो यही होता है। बाकी तो गोलू फैसले हैं, वो तो होते रहते हैं, उसमें क्या है। फैसला तो ये होता है। अब ऐसे टाइम पे 2 ही मूल्य हैं, एक है सफलता का मूल्य, एक है परोपकार का मूल्य या पारिवारिकता का मूल्य। अगर पारिवारिकता का मूल्य हावी है तो आप इंटरव्यू को लात मार देंगे। अगर सफलता का मूल्य हावी है तो आप काउंट करेंगे इसकी उम्र तो वैसे भी 65 साल हो ही गई है, बहुत हुआ 5 साल और छोड़ो, चलते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा मूल्य हावी है। और 2 अलग अलग व्यक्ति हो सकता है कि इस सिचुएशन में अलग अलग फैसला करें, क्योंकि उनके दिमाग में जो हिरार्की है वो अलग अलग है। एक ऐसा वाक्य बोल दिया, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, मतलब मेरे फेवरेट। अगर 10 वाक्य होंगे तो उनमें से एक वाक्य ये भी फेवरेट है। उसने कहा कि संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। गजब का वाक्य बोला है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मस्त रहना। उनसे पूछो भाई तुम क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। अच्छा, उनको देखो, फिर आप नाले में लौट रहे सूअर को देखो, आप पाएंगे दोनों का जीवन दर्शन समान है। वो नाले के अंदर है, खा भी रहा है पी भी रहा है, वापस उसको मतलब सब चीजें नहीं उपलब्ध है खाने पीने के लिए, और घुलट भी रहा है जोर जोर से पानी के अंदर, ठंडे ठंडे पानी में। उसको त्वचा को सुख मिल रहा है ठंडक का, और मस्त रहता है।
इनको तो फिर भी चिंता घर बार की है, घर जाऊंगा, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो चिंता भी ज्यादा नहीं है। इतना निश्चिंत जीव, लेकिन उस सूअर को कभी समझ नहीं आएगा कि वो कितनी गंदी चीजें खा रहा है, समझ नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि उसका टेस्ट खराब है, टुच्चा किस्म का है, इसलिए उसको ऊंचे सुखों का महत्व नहीं पता। किसी सूअर से पूछो कि भाई तुमने कभी क्लासिकल संगीत सुना है, वो कहेगा बैठो सुनाता हूँ, फिर वो 3-4 गुलटी मारेगा, पानी के अंदर आवाज आएगी, यही क्लासिकल संगीत है हमारा तो। और आप कहेंगे नहीं यार नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो सूअर संतुष्ट होता है। ये उन मनुष्यों के लिए कहा है जो खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। ये जो इस प्रकृति के लोग हैं जिनको कुछ मतलब नहीं, खाना पीना डांस करना मस्त रहना, आज ये पी लिया कल वो पी लिया, मतलब उसी में नशे से मुक्त हुए तो फिर पी लिया, फिर जैसे फ्री हुए नशे से फिर पी लिया, और इस प्रकार हमेशा नशे और नशे मुक्ति के बीच में डोलते रहते हैं। और ऐसे लोगों को देख के मेल ने कहा कि तुम ना संतुष्ट सूअर हो। तो उन लोगों ने पूछा हमसे बेहतर कौन है? बोले तुमसे बेहतर असंतुष्ट मनुष्य है, पढ़ा लिखा मनुष्य है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, शुद्ध धार्मिक व्यक्ति, उसमें कोई संदेह नहीं होता है, उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप उसे पूछें दुनिया कैसे बनी, ब्रह्म जी रख कविता की कापी, मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। तो आखिरी 2 लाइन आपके लिए हैं, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। और दार्शनिक ऐसा ही व्यक्ति होता है। हम जैसे हम लोग, हमें क्या मतलब इन सब बातों से, मस्त लोग हैं हम तो। वही होता है कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी भी बाकी, हम तो उस तरह के लोग हैं। हमें कहाँ इन सब चीज़ों में मजा आता है। लेकिन जो दार्शनिक होता है ना, बेचैन रहता है, कबीरदास की तरह। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये जो बेचैनी है ना, जिनमें होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, बहुत बेचैन रहते हैं कि ये कैसे सब चीज़ें बनी, तब फिर ये सब विचार उनके मन में आते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आप लोग मोटे तौर पर सब बातें समझ गए होंगे और बहुत दर्दनाक अनुभव आपका आज का नहीं रहा होगा। तो अगली बार तक हम कोशिश करेंगे कि जो कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि हम भी आना चाहते हैं, तो हम एक प्रोसेस निकाल रहे हैं कि बाहर के ऑडियंस भी इस प्रोग्राम में आ सके। आजकल में उसका फॉर्म निकालेंगे, तो जो लोग आना चाहें उसमें उनको बुलाएंगे। आप भी आ सकते हैं, मतलब अगर आपका मन करे तो आप भी आएँ और वो भी आएँ। कोई बहुत गहरा सवाल है तो पूछिए। मेरा नाम अजय है सर। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को खारिज कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि रीबर्थ का जो कंसेप्ट है वो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन स्वीडनबर्ग नाम के इमैनुअल स्वीडनबर्ग एक आदमी हैं, उन्होंने किताब लिखी हेवन एंड हेल। से करीब 1 साल पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। मैं मंच पर तो बोल लेता हूँ, वैसे निजी जीवन में बहुत ही संकोची व्यक्ति हूँ, बहुत ही अंतर्मुखी हूँ, और मुझे कोई खींच के बाहर ना लाए तो मैं 1-1 महीना अपने रूम में बैठ के पढ़ता रहता हूँ। मुझे लगता है कि एकांत में जो सुख है वो सुख मुझे मिलता नहीं बाहर। तो मैं पार्टियों में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी का जन्मदिन, किसी की शादी में मुझे बुलावा है तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि क्या बहाना लगाऊं कि ना जाना पड़े मुझे। तो मैं ऐसा हूँ, दरअसल हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और मेरी टीम को ये पता है कि जब भी कोई इनविटेशन आए, आमंत्रण आए, तो कैसे मना करना है। उनको पूरी उसकी विधि पता है मना करने की, कि किसी का अपमान भूल के भी ना हो, पूरे सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ कैसे मना करना है। तो वो विधि हमने बना रखी है। तो 1 साल पहले एक फ़ोन आया हमारे साथी के पास, और उन्होंने मुझे कहा कि गंगाराम अस्पताल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर सुरेश सिंघवी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जैसे ही मुझे पता लगा गंगाराम के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो मेरे मन में एक लालच का भाव पैदा हुआ। मुझे लगा अब मेरी उम्र 50, अब मैं 51 का हूँ, तब 50 का था। मुझे लगा कुछ साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी गंगाराम की मुझे। तो अगर गंगाराम में एक आध सीनियर डॉक्टर से परिचय हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। जब नौबत आएगी तो सीधे एंट्री मिल जाएगी, एडमिशन सीधे मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है तो मिल लेते हैं।
तो मुझे लगा कि मैं जाके मिलूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतने विनम्र हैं कि वो मिलने आए मुझसे। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मेरे मन में एक ही लालच था कि वो आएंगे और मैं इतनी नेटवर्किंग कर लूंगा कि बुढ़ापे में दिक्कत आए तो मेरा इलाज ठीक से हो जाए। बाकी जरूरतें मुझे पड़ती नहीं है, एक ही जरूरत लगती है, कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो रास्ता निकल जाएगा। खैर वो आए, और जो मैंने सोचा था चीज उससे एकदम अलग थी। आधे घंटे की बातचीत में वो प्रसंग खत्म ही हो गया कि मेरी जरूरत क्या है। जब उन्होंने बताया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, बताया कि सरदार पटेल जिस आश्रम में सरदार बने थे, उस आश्रम में एक संगोष्ठी होने वाली है, उससे मुरारी बापू रहने वाले हैं। और जब सारा वर्णन किया, निरंजना जी का बताया कि कैसे उनके पिता जुड़े थे पटेल जी से, वो खुद भी बचपन में जुड़ी रही, तो मेरे मन में लालच बहुत बढ़ गया। अब वो लालच खत्म हो गया डॉक्टर वाला, अब दूसरा लालच बढ़ गया, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सुख मिलता है ऐसे स्थानों पर जाकर जहां कोई महान व्यक्ति अपना समय गुजार के गया हो। जैसे मैं आज से कुछ साल पहले करमसद गया था, जहां सरदार पटेल का जन्म हुआ था। उस घर में 1-2 घंटे रहा, छत से लेकर जमीन तक सारा एक एक कमरा देखा वहां पर। साबरमती आश्रम भी गया था, दांडी भी गया था, गुजरात आया तो लोथल भी गया, सब जगह गया। बारडोली मुझसे छूट गया था, शायद नियति थी कि जानबूझ के छुड़वाया होगा नियति ने। तो जब मुझे पता लगा कि बारडोली के आश्रम में जाके वहीं उसी घर में रहने का मौका मिलेगा या बैठने का मौका मिलेगा जहां सरदार पटेल रहते थे, जहां महात्मा गांधी भी आते थे, तो मुझे लगा इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बोलना तो ठीक है, मैं अध्यापक हूं, बोल ही देता हूं, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन इससे मेरा लाभ ज्यादा है, आपका लाभ कम है। और जब से आज मैं सुबह से आया हूं, मैं कल रात को सूरत आ गया था, आज सुबह यहां आया, और जब से आया हूं तो वो मेरा भाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़े शहरों की चकाचौंध में हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, जो ऐसी जगह पे आके समझ में आता है कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। तो पश्चिम में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे, मुझे सुरेश जी ने कहा कि 1.5 घंटा मुझे बोलना है, तो मैं बड़ा फुर्सत के मूड में हूँ। अगर आप लोग लगे कि कम बोलने तो आप इशारा कर दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा बीच में ही, नहीं तो मैं तो ज्यादा बोलने का अभ्यस्त हूं ही, कम बोलना मुश्किल लगता है मुझे। तो आज जब मैं आया तो यहाँ मुझे सरदार पटेल पर बोलना है, मैं उन पर आऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आज का अनुभव डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो जैसे ही कार आश्रम के अंदर घुसी, तो जिसको बोलते हैं आजकल मनोविज्ञान के बच्चे की वाइब्स आती हैं, जो जेन जी है, आज की जनरेशन है, उसकी भाषा में वाइब्स आती है। हमारी भाषा में एक वातावरण होता है हर जगह का, उस वातावरण का अपना मूल्य होता है, और वातावरण ऐसे नहीं बनता। बहुत सारे अच्छे लोग जब एक साथ रहेंगे तो वहां माहौल बनता है, उसको हम वातावरण कहें, वाइब्स कहें, वाइब्रेशंस कहें, जो भी कहें, वो हर किसी को समझ में आता है। तो जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर घुसा, मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं, और दिल्ली में दीपावली के 1-2 महीने बाद तक जो मौसम रहता है, आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा वहां पर होता है, सांस लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है वहां पर। तो मुझे लगा शायद यहाँ हवा साफ सुथरी है, और क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अंतर महसूस हो रहा है। और मामला सिर्फ बाहर की हवा का नहीं, अंदर की हवा का भी है। और दिल्ली में जो लोग हैं उनके बाहर के साथ साथ अंदर की हवा भी खराब हो जाती है। एक शायर ने दिल्ली के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, जो मैं हर दीपावली के बाद अपने घर में सुनाता रहता हूं सबको। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है। गर्द का मतलब है धूल, मिट्टी, और मलाल मतलब दुख, पीड़ा, वेदना, बेचैनी, परेशानी। तो चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, दुख है और धूल मिट्टी है। कितना सुंदर कहा। चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है,
जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो पूरी की पूरी दिल्ली, ये गर्द जो है, धूल मिट्टी तो दीपावली के बाद 2 महीने होती है, लेकिन जो अंदर की धूल मिट्टी है साल भर रहती है। और मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूँ, ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, लेकिन धूल मिट्टी तो मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों में होती है। यहाँ के एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव थे, फिर मैंने स्कूल देखा ध्यान से। मैं इतने साल से 26 साल से काम कर रहा हूँ, भारत सरकार में काम किया, अपनी एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें करीब 2-2.25 लोग काम करते हैं मेरे साथ में। और अचानक मैंने एक ऑफिस देखा स्कूल का, जिस ऑफिस में प्रिंसिपल से लेके क्लर्क तक सब एक ही कमरे में बैठते हैं, कोई हिरार्की ही नहीं है। और मुझे लगा कि मेरी सारी किताबें जो हिरार्की सिस्टम से प्रशासन कैसे चलता है, वो अचानक बेकार साबित हुई। बिना सोपान क्रम के कोई व्यवस्था चल सकती है, हम तो नहीं सोचते थे, पर यहां चल रही है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, उन सब की एक एक अलमारी है, उसी में उनको अपना सामान रखना है, किताबें रखनी है, कपड़े रखने हैं, सब ने बड़ा सहेज के रखे हुए हैं। मुझे अपने बच्चे याद आए। कमरा तो उनके पास भी है, पर वो इतना साफ तो कभी नहीं होता जब तक कोई थर्ड पार्टी आके साफ ना करे उसको। या तो मम्मी साफ करे, पापा साफ करे, या कोई और साफ करे। इतना करीने से कैसे बच्चे रह सकते हैं? और किसी की अलमारी पर कोई ताला भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि ताला नहीं होने की वजह, तो बताया गया कि हम चाहते हैं कि बच्चे खुद ही सीखें कि अगर हम किसी की चोरी करेंगे तो कोई हमारी भी तो करेगा, और चोरी नहीं करनी है, ये स्वभाव का हिस्सा बन जाए। ये इसकी ट्रेनिंग है, इसका प्रशिक्षण है। बच्चे अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, बर्तन भी खुद धो रहे हैं। 10वीं के बच्चे दिल्ली में ये कह के आतंक मचाए रखते हैं कि मेरा 10वीं का एग्जाम है, तो ना मैं खाना तो खैर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बर्तन धोने का तो मसला ही नहीं है उनके सामने। उनसे तो आप ये भी कहें कि 1 गिलास पानी ला के दो, तो 10वीं का एग्जाम बीच में आ जाता है। तो ये बच्चे 10वीं का एग्जाम भी दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। स्वावलंबन जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण। और उसके बाद बच्चों के चेहरे पर ऐसा सुकून है, जो सुकून दिल्ली के वीडियो गेम खेलते बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं दिखता है। तो मुझे कभी कभी क्या होता है, मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुआ हेडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जर्मनी की बात है, जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूं। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा। और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते।
और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं? क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहाँ आके खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का, कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूंगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, और मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था। अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल, उन्हीं के कदमों में ये सारा जहां होता है, जिनका आसियां बीच आसमां होता है। फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, और हर मुकाम पर पहुंचना आसान होता है। नमस्कार, मैं अनिल के कुमार, इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच, आज आपके साथ जुड़ा हूं। दोस्तों, हर किसी के जहन में एक सवाल पैदा होता है बार बार, आपके भी जहन में हुआ होगा कि यहां पर, इस धरती पर मैं क्यों हूं? क्यों बनाया है भगवान ने मुझे? क्या करने के लिए? और मैं क्या कर रहा हूं? ये सवाल आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों हर किसी के जहन में आता रहता है। और लोग इस बात से अपने आप से बार बार ये सवाल पूछते हैं, क्या है मेरा पर्पस? क्या है मेरी जिंदगी का मकसद? और क्यों मैं यहां आया हूं? और किस तरह से मैं इस यूनिवर्स को हेल्प कर सकता हूं? किस तरह से समाज को और बेहतर बना सकता हूं? किस तरह मैं मानवता के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं? दोस्तों, यदि ये सवाल आपके भी दिमाग में आया है तो ये वीडियो आपके लिए। आप देखिए, आपके चारों तरफ कितनी चीजें हैं। आपके हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है, वहीं आपके घर पे टीवी है, फ्रिज है, वहीं कारें हैं, एयरपोर्ट बने हुए हैं, हवाई जहाज घूम रही है, ट्रेन घूम रही है। ये सब मानव ने बनाया। जरा सोचिएगा कि मानव ने जो चीजें बनाई हैं, उन चीजों के पीछे कोई पर्पज है। टीवी बनाया ताकि हम घर बैठे दूर दूर तक की खबरें ले सके। दूसरी, मोबाइल बनाया ताकि आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ा सके। ये ट्रांसपोर्टेशन मींस बनाए ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। दोस्तों, आपके घर में फ्रीज बनाया ताकि आप अपने फूड को काफी समय तक सेफ रख सके। दोस्तों, कोई भी चीज आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, क्या उनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो मानव ने बिना किसी पर्पज के बनाई हो? दोस्तों, जब मानव ने कोई भी चीज बिना किसी पर्पज के नहीं बनाई, तो क्या आप मानते हैं कि आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका वाहेगुरु गलती कर सकता है? जब मानव कोई भी चीज बिना पर्पज के नहीं बना रहा, तो क्या आपके भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, ईश्वर ने आपको बिना किसी पर्पज के बना दिया? नहीं मेरे दोस्त, आप भी किसी पर्पज के लिए इस यूनिवर्स में आए हैं, किसी मकसद के लिए इस यूनिवर्स में आए हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से आप अपने उस पर्पज को पहचानें। जब भी आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत सी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, और इस खोज में आप यहां तक पहुंचे हो, मेरे तक पहुंचे हो, तो इससे पहले आपने बहुत सी चीजों को खोज लिया होगा। अमूमन लोग ये कहते हैं, पैशन को डिफाइन करो,
और पैशन को, जिसमें आपका पैशन होता है उसी चीज को आप, वही आपका मकसद है। कोई बोलता है कि जिस चीज को, जो काम आपको आता है उस पर फोकस करो, तो कोई व्यक्ति कहता है कि आप उस चीज पे फोकस करो कि जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है, लोगों की हेल्प हो पाए। कोई कहता है उस चीज पे फोकस करो कि जिससे आपको पैसा मिले। दोस्तों, एक्चुअल में पर्पस ऑफ लाइफ कैसे डिफाइन करें? चलेगा, कुछ डायग्राम्स के साथ में मैं आपके साथ शेयर करता हूं किस तरह से ये चीजें आपको और बेहतर बना सकती हैं, किस तरह से ये चीजें आपको और शालीनता के साथ समझा सकती हैं, किस तरह से आप इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हो। दोस्तों, पर्पस ऑफ लाइफ के लिए हम चारों सेक्टर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, जो लोग कहते हैं। अगर उनमें से कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है तो हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पे हम एक बार फोकस करें। क्योंकि मैं माइंड साइंस में कपल ऑफ ईयर से काम कर रहा हूं और मैंने ये पाया है कि जो लोग किस किस चीज के साथ काम कर रहे हैं तो उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स मिला है उनको बाद में। चलेगा, इस चीज को देखने के लिए आप बने रहिएगा। यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो इससे पहले अगर आपकी भी ये समस्या है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं लगातार इसी तरह की रिसर्च करके, इस तरह की बेहतरीन किताबों से कलेक्शन करके आपके लिए लेके आता हूं बेहतरीन माइंड टेक्निक्स, किस तरह से अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अलाइंड करें, किस तरह से अपने सपनों को डिजाइन करें और किस तरह अपने परिवार को बेहतर बनाते हुए सक्षमता, सफलता और समृद्धि की राह पर चलें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 वीडियो पर दिन में डाल देते हैं और आप उनको मिस ना कर जाएं। दोस्तों, ये कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके जीवन में एक क्षणिक भी चेंज आता है तो मैं अपने आप को आभारी समझता हूं कि मैंने किसी को राह दिखाई। दोस्तों, बड़ा आसान था। इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं अंदर पड़ा रहता, मैं भी लॉकडाउन होता। मैंने कल एक फ्रेंड के पास कॉल किया तो उससे बातें हुई तो वो बोलता है, वो भाई कहां है लॉकडाउन में? तो वो बोलता, भाई लॉक हूं, डाउन नहीं हूं। यानी कि वो फुल ऑफ एनर्जी हूं, डाउन नहीं हूं। तो दोस्तों, हकीकत यही है कि लॉक हो जाओ, क्योंकि बाहर खतरा है। आप अपने परिवार के लिए खतरा ना लेके आए, लेकिन डाउन नहीं होना है। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह की किस तरह अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करें, किस तरह अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करें, बहुत सी वीडियोस